अस्सलाम वालेकुम। मुझे मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? चलें, गुड। अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज। इससे पिछला जो लेक्चर था हमारा वो भी पेरिफेरल नर्व्स और स्पाइनल नर्व रूट से रिलेटेड ही था। हमने उसमें पढ़ा था कि स्पाइनल स्पाइनल सिस्टम क्या है या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, रूट्स क्या करती हैं, कैसे बनती हैं। आज उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और हम स्पाइनल जो नर्व रूट्स है ना, सिर्फ जो कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, सिर्फ उनकी एनाटॉमी, उनकी फिजियोलॉजी और सिर्फ उनकी बायोमैकेनिक्स को आज डिस्कस करेंगे। डायग्राम है, आपको नजर आ रही है, ये येलो कलर के दरमियान में स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ये ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है और ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली सारी आपकी नर्व रूट्स हैं। इस जगह पे जाके अगर आप ये देखो तो स्पाइनल कॉर्ड तो यहाँ तक खत्म हो गई। उसके बाद क्या है? कोनस मेडुलैरिस। बेसिकली क्या होता है, आपके L1 L2 के लेवल के ऊपर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो खत्म हो जाती है, लेकिन जो यहाँ से निकलने वाली सारी आपकी स्पाइनल नर्व रूट्स होती हैं वो जो नीचे की तरफ जब ट्रैवल करती हैं, उस एरिया को, उस पोर्शन को या उस कलेक्शन ऑफ स्पाइनल नर्व रूट्स को हम कोनस मेडुलैरिस और एंड पे कॉर्डा इक्विना कहते हैं। ठीक है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है कि फुली ग्रोन इंडिविजुअल्स के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो L1 L2 के लिए, L1 मतलब कि इन दोनों के दरम्यान में जो लेवल होता है उस पे एंड हो जाती है और इसको कोनस मेडुलैरिस कहते हैं, क्योंकि इससे नीचे स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती। ठीक है, तो नर्वस कंटेंट ऑफ द स्पाइनल कैनाल दैट इज ओनली कंप्राइज्ड ऑफ द नर्व रूट्स। और ये नर्व रूट्स कौन सी होती हैं? क्योंकि लंबर और सैक्रल का लेवल है तो ये लंबर सैक्रल नर्व रूट्स हैं। और ये जो पूरा कलेक्शन आप यहाँ पे देखो, ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे एंड हो गई। कौन सी बनती है ना, इसलिए इसको कोनस मेडुलैरिस कहते हैं, इस तरह इसकी टिप से बन गई है। उसके नीचे ये जो कलेक्शन ऑफ नर्व रूट्स हैं ये रिजेंबल करती हैं एक हॉर्स टेल से। ठीक है, उस हॉर्स टेल की वजह से हमने इसका नाम रखा है कॉर्डा इक्विना। यहाँ तक समझ आई या नहीं? अच्छा चलें, ठीक है। यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये L1 का लेवल है जिसके ऊपर स्पाइनल कॉर्ड एंड हो गई, इसको हम कहते हैं कोनस मेडुलैरिस। और उसके बाद ये जो कलेक्शन ऑफ नर्व रूट फाइबर्स हैं इनको हमने कहा है कॉर्डा इक्विना। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक रिवाइज करते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि आपके स्पाइनल कॉर्ड से दो रूट्स निकलती हैं, एक को हम कहते हैं वेंट्रल रूट, दूसरी को हम कहते हैं डॉर्सल। वेंट्रल, और ये अपने नाम से है कि जो फ्रंट की तरफ आ रही है वो वेंट्रल रूट है, जो बैक साइड पे जा रही है वो डॉर्सल रूट है। ये वेंट्रल रूट्स हैं, ये फ्रंट है। ठीक है, वर्टिब्रल बॉडी है ना, आगे की तरफ होती है। ये वेंट्रल नर्व रूट्स हैं और ये डॉर्सल नर्व रूट्स हैं। ये वेंट्रल नर्व रूट्स ये दोनों जाके एक जगह यूनाइट करेंगी, उसके बाद एक मतलब कि रामस या स्पाइनल नर्व बनाती हैं और वो आगे जो है वो फर्दर की तरफ दो नर्व रूट्स मिलके एक स्पाइनल नर्व बनाती हैं। ठीक है, अब ये दो नर्व रूट्स कौन सी हैं? एक वेंट्रल नर्व रूट है और एक डॉर्सल नर्व रूट है। डॉर्सल नर्व रूट में एक कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होती हैं, उसको हम कहते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन। और ये इस लेवल के ऊपर जहाँ पे ये इंटरवर्टिब्रल फोरामिना वाला लेवल है ना, जहाँ पे इन्होंने नर्व्स ने निकल के बाहर की तरफ आना है या रूट्स ने यूनाइट करना है, उस जगह पे होती है। तो ये इंटरवर्टिब्रल फोरामिना का जो लेवल है ये ऑलरेडी इतना कंस्ट्रिक्टेड होता है कि यहाँ पे डॉर्सल रूट गैंग्लियन थोड़ा मोटा सा स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे कोई कंप्रेशन आ जाए किसी फॉर्म में तो आपकी जो नर्व रूट की कंप्रेशन है वो इस जगह पे आती है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि जी इंटरवर्टिब्रल फिनोमेना के लेवल के ऊपर नर्व रूट कंप्रेशन हुआ है और फिर सिम्टोमेटिक आई है, आगे सिम्टम्स प्रोड्यूस हुई हैं। दो तरह की नर्व रूट्स हैं, ये जो मैं अभी बता चुकी हूँ। वेंट्रल नर्व रूट्स हैं, ये मोटर होती हैं, डॉर्सल सेंसरी होती हैं ज्यादातर। डॉर्सल नर्व रूट गैंग्लियन होता है, उसको हम स्पाइनल गैंग्लियन भी कहते हैं। ये डॉर्सल नर्व रूट है, ये वेंट्रल नर्व रूट है, ये दोनों यूनाइट करके आगे एक स्पाइनल नर्व बनाएंगी। लेकिन यूनाइट करने से पहले डॉर्सल नर्व रूट के अंदर एक कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज है इस जगह पे। ये जो एरिया है इंटरवर्टिब्रल फोरामिना का एरिया है। इंटरवर्टिब्रल फोरामिना क्या होता है? कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज इंटरवर्टिब्रल?
मैम जिसमें से स्पाइनल नर्व पास कर रही होती हैं। वेरी गुड, ठीक है, उसमें से स्पाइनल नर्व रूट फॉल कर रही पास कर रही होती है। तो अगर उस जगह के ऊपर गैंग्लियन भी है, ऑलरेडी जगह थोड़ी सी कम हो गई, फिर यहाँ पे अगर कंप्रेशन आए तो आपकी नर्व रूट का जो कंप्रेशन है वो बड़ा मतलब कि इजी हो जाता है। और दोनों में से ज्यादा कौन सा कंप्रेस होता है, आपका जो डॉर्सल नोड गैंग्लियन है वो ज्यादा जल्दी कंप्रेस होती है। अब ये जो कंप्रेशन इंजरीज हैं, इसकी वजह से होता है क्या, किसी भी जगह पे, ठीक है, ये लैटरल व्यू आपको नजर आ रहा है और ये एक्सियल व्यू है। लैटरल व्यू के अंदर आपको नजर आ रहे हैं दो वर्टिब्रीज हैं, दरमियान में डिस्क है। ये जो एरिया है दिस इज नोन एज इंटरवर्टिब्रल फोरामिना, दो वर्टिब्रीज के दरमियान में। इसी तरह एक ये बनेगा और उसके नीचे वाला जो वर्टिब्रीज के साथ मिलकर इंटरवर्टिब्रल फोरामिना ये बनेगा। यहाँ पे होता क्या है कि ये नर्व रूट जो यहाँ से निकल रही है और ये डोर्सल रूट गैंग्लियन है, ये थोड़ा सा जो बल्जी सा पोर्शन आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पे, अगर यहाँ पर कंप्रेशन हो जाता है किसी भी वजह से, न आपकी वर्टिब्री हिल गई है, थोड़ा सा वेज फ्रैक्चर्स हो गए हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, या कोई भी ऐसा एजिंग चेंजेस ऐसी हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कंप्रेशन आएगा नर्व रूट के ऊपर, तो उसकी वजह से होगा क्या कि जो आपकी नर्व के अंदर कैपिलरीज है ना, उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, वाटर की कलेक्शन ज्यादा होती है, और हम ये कहते हैं कि नर्व के अंदर एडिमा हो जाता है। तो इस जगह पे जब एडिमा होगा तो उस कनेक्टिव टिश्यूज, हमें ये पता है कि नर्व फाइबर होता है और नर्व फाइबर के अराउंड मल्टीपल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। अगर उन कनेक्टिव टिश्यूज के दरमियान में एडिमा फॉर्मेशन हो जाए तो क्या होगा, वो जो आपका नर्व फाइबर है वो कंप्रेस हो जाता है। और जो अगर वो कंप्रेस हो जाए तो वो जो नर्व फाइबर कंप्रेस होगा उसकी सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगी। तो इंटरवर्टिब्रल फोरामिना के ऊपर ये जो कंडीशन मैंने अभी आपको समझाई इसको कहते हैं एंट्रैपमेंट सिंड्रोम। एंट्रैपमेंट सिंड्रोम अपने नाम से बता रहा है कि एक जगह पे जो आपका नर्व रूट फाइबर है वो एंट्रैप हो गया, और सिंड्रोम है उसके बाद आपकी जो सिम्टम्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। के यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व रूट फाइबर्स हैं, डॉर्सल भी होंगी, वेंट्रल भी होंगी, आगे जाके डॉर्सल नर्व रूट्स बिफोर दे ज्वाइन विद वेंट्रल नर्व रूट एंड मेक अ स्पाइनल नर्व, दे हैव अ कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स और द नर्व सेल्स जिसको हम कहते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन। और ये पॉइंट है इंटरवर्टिब्रल फोरामिना का जहाँ पे एंट्रैपमेंट सिंड्रोम बहुत कॉमन है। जो स्पाइनल नर्व रूट्स, एक और क्लासिफिकेशन है नर्व रूट्स की, जो स्पाइनल नर्व रूट्स स्पाइनल कॉर्ड के करीब होती हैं उनको हम कहते हैं सेंट्रल ग्लाइल सेगमेंट, एंड द स्पाइनल नर्व रूट्स अवे फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड आर नोन एज द नॉन ग्लाइल सेगमेंट। सिर्फ उनकी प्रॉक्सिमिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है। स्पाइनल नर्व रूट की उसके अलावा सेगमेंटल माइक्रोवास्कुलर स्ट्रक्चर जो है एक नर्व रूट का, उसके अंदर सेगमेंटल आर्टरीज होती हैं, उनकी तीन ब्रांचेस हैं। इंटीरियर ब्रांच है, पोस्टीरियर ब्रांच है और इंटरमीडिएट। इंटीरियर ब्रांच पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई करेगी, पोस्टीरियर ब्रांच पोस्टीरियर मसल्स को सप्लाई करेगी, और जो इंटरमीडिएट है वो स्पाइनल किनाल के अंदर आपकी जो नर्व की सप्लाई है वो देती है। ये व्यू वर्टिब्री आपका वर्टिब्रल बॉडी है, वर्टिब्रल बॉडी के साथ ये आपके दो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और इसके अराउंड आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है सारा, ये थोड़ा होता है, ठीक है, इसमें से निकल के सारी जाती हैं और डिविजन होती जाती है, और फाइनली ये इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जा रही है, डिवाइड करती जाती हैं, और ये डिफरेंट, ये पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी आपको पोस्टीरियर टू द स्पाइनल कॉर्ड नजर आ रही है। तो ये इसी तरह आपके मसल्स को और आपके जो नर्व जो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड की ब्लड सप्लाई है ना वो इस तरह होती है। इंटरमीडिएट ब्रांच होती है इनमें से, ये वेंट्रल रूट को कहती है, डॉर्सल रूट को सप्लाई करती है और वेजा कोरोना को सप्लाई करती है। बायोमैकेनिकल बिहेवियर इनका क्या है जनाब, के जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि जब कंप्रेशन हुई कैपिलरीज के अंदर, एंडोन्यूरल कैपिलरीज, एंडोन्यूरल का वर्ड यहाँ लाजमी मतलब कि इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि नर्व सेल के अंदर, कोई मुझे बताएगा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने तीन स्ट्रक्चर्स पढ़े थे कि एक नर्व के अंदर तीन चीजें होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो नर्व फाइबर होता है, ठीक है, नर्व फाइबर के अलावा दो और चीजें हैं जो एक नर्व के अंदर होती हैं, जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया। एक नर्व फाइबर होता है, दूसरा उसका सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू होता है, और तीसरा उसके अंदर मौजूद ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। तो ये जो
कैपिलरीज हैं इनका परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो एडिमा फॉर्मेशन हो जाती है। और उसकी वजह से क्या होगा, जब एडिमा होगा तो इंट्रान्यूरल ट्रांसपोर्ट जो है वो लिमिट हो जाती है। उसके बाद क्या होगा, देयर इज मोर प्रोमिनेंट एट लोकेशन वेयर नर्व रूट्स आर टाइटली एनक्लोज्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। मतलब कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे नर्व रूट्स एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होती हैं, ये जहाँ पे जगह कम होती है, जैसे आपका इंटरवर्टिब्रल फोरामिना, वहां पे इनके ट्रैप होने का या वहां पे एडिमा फॉर्मेशन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए इंटरवर्टिब्रल फोरामिना जो है दे आर मोर ससेप्टेबल टू एंट्रैपमेंट एंड इन द कॉर्डा इक्विना। और जो डॉर्सल रूट गैंग्लियंस हैं इनके अंदर ज्यादा एडिमा फॉर्मेशन होता है, मतलब कि दे आर मोर ससेप्टेबल टू द फॉर्मेशन ऑफ एडिमा फॉर्मेशन, सॉरी टू द फॉर्मेशन ऑफ एडिमा एज कंपेयर टू द वेंट्रल नर्व रूट्स। ठीक है, क्यों, वजह क्या है, क्योंकि डॉर्सल नर्व रूट के अंदर उसका एक गैंग्लियन है, एक और प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है जो कि बड़ा इजीली बोनी अप्रोक्सीमेशन से कंप्रेस हो सकता है। बायोमैकेनिकल बिहेवियर इनका स्पाइनल नर्व रूट्स का यही है कि जनाब इसके अंदर यहाँ से निकलेगा, ये डिस्क की हर्निएशन होगी, बोनी अप्रोक्सीमेशन से भी हो सकता है, और डिस्क की हर्निएशन या प्रोट्रूजन या डिस्क बल्ज, आप इसको जो भी कहना चाहें, उसकी वजह से भी नर्व रूट जो है वो आपकी कंप्रेस होती है। जैसे जो शैटिका होता है बड़ा मोस्ट कॉमन, वो बेसिकली नर्व रूट की एंट्रैपमेंट होती है, वो डिपेंड, और उसकी सिवियरिटी जो है वो डिसाइड करती है कि कितने नर्व रूट्स हैं जो कि एक जगह पे कंप्रेस हुए हैं। और इन पेरिफेरल नर्व के अंदर जो ब्लड नर्व बैरियर होता है वो इतना, क्योंकि इतना वेल डेवलप नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे एडिमा फॉर्मेशन बहुत ईजी है। जो नर्व रूट्स हैं स्पाइनल कॉर्ड की, या जो स्पाइन से निकलने वाली नर्व रूट्स हैं, ये स्टैटिक नहीं होती, मतलब कि एक जगह नहीं पड़ी, ये मूव करती हैं। और मूव कैसे करती हैं, बेसिकली ग्लाइड करती हैं। एक जगह से कोई चीज निकल के जा रही है और आप अपनी वर्टिब्री मूव कर रहे हैं, फ्लेक्शन हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है, या लैटरल फ्लेक्शन टाइप हो रही है, उसके साथ, इस मूवमेंट के साथ, जैसे आपके मसल्स और लिगामेंट्स वगैरह मूव करते हैं, इसी तरह आपके जो नर्व रूट्स हैं वो भी ग्लाइड करती हैं। और ये नॉर्मल ग्लाइडिंग है। अगर इनकी नॉर्मल ग्लाइडिंग किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो वहां पे इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, माइक्रो स्ट्रेचिंग होती है, और फिर वहां पे नर्व कंप्रेशन आ जाती है। और वो क्यों कंप्रेस रिस्ट्रिक्ट हो सकती है मूवमेंट, बिकॉज ऑफ द फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस क्या होता है, एक्सेसिव लेइंग डाउन ऑफ द फाइबर्स, किसी भी जगह पे हो सकता है। तो अगर उस ये नर्व रूट की जगह पे फाइब्रोसिस हो जाए तो यहाँ पे भी जो नर्व रूट का है वो कंप्रेशन आता है। ठीक है, जैसे ये एक डायग्राम है, इसके अंदर आपका नर्व रूट फाइबर बिल्कुल फ्री है, ये डॉर्सल रूट है, ये वेंट्रल रूट है, ये जा रही स्पाइनल है, बिल्कुल ठीक मूव करेगी। लेकिन अगर इसके अराउंड फाइब्रोसिस हो गया है तो अब जब भी ये मूव करने की कोशिश करेगी, स्कार टिश्यू बन जाएगा ना, यहाँ पे कंप्रेशन आएगा। और एक नर्व जो है वो रिस्पॉन्ड कैसे करती है, बाय टू कंप्रेशन बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सिम्टम्स। ये जो नर्व रूट कंप्रेशन है ये दो टाइप्स में हो सकता है, या तो डिस्क की हर्निएशन की वजह से हो, या फिर स्पाइनल स्टेनोसिस। डिस्क हर्निएशन हमने पहले पढ़ी है, ये आपकी वर्टिब्रल डिस्क है, उसके सराउंडिंग एनुलस फाइब्रोसिस है, और इनसाइड जो है वो आपका न्यूक्लियस पल्पोसिस है। अगर ये यहाँ से बल्ज होता है, ठीक है, तो ये नर्व रूट है जहाँ पे डॉर्सल भी है और वेंट्रल भी है, ये इस नर्व रूट को कंप्रेस करेगा, और फिर जो आपकी ये नर्व है वो सिम्टम्स रिप्रोड्यूस करेगी। ये लैटरल व्यू में दिखाते हैं, ये सुपीरियर व्यू में दिखा रहे हैं आपको। ये डिस्क बल्ज है, पोस्टीरियर डिस्क बल्ज हो रहा है, नर्व रूट कंप्रेस हो रही है। ये पोस्टीरियर बल्ज हो रहा है, ये नर्व रूट यहाँ पे कंप्रेस हो रही है। इस डायग्राम के अंदर भी ये बल्ज हुआ, हर्निएट कर गई बेसिकली, और फिर उसकी वजह से जो आपकी नर्व रूट है वो कंप्रेस हुई। इसी तरह अगर स्कार टिश्यू बन जाए कोई, जैसे फाइब्रोसिस की मैंने बात की थी, तो उसकी वजह से भी आपकी नर्व रूट कंप्रेस होती है। नर्व रूट कौन सी कंप्रेस होगी उस पर डिपेंड करेगा कि सिम्टम्स क्या प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, ये S1 नर्व रूट है तो यहाँ, यहाँ और यहाँ पे पेन आएगी, और आउटसाइड ऑफ द फुट भी आएगी। लेकिन अगर L5 है, नंबर 5th लेवल के ऊपर नर्व रूट कंप्रेस हुई है, तो जो सिम्टम्स का ऑर्डर है वो ये होगा। L4 के ऊपर यहाँ तक आएगा, फुट में नहीं जाएगा, और L3 के ऊपर भी नी से ऊपर ऊपर जो पेन है वो प्रोड्यूस होगी। इसके ट्रीटमेंट के अंदर एक ट्रीटमेंट ऑप्शन ये होता है कि हम जो नर्व ब्लॉक है वो कर देते हैं। हम नहीं करेंगे बेसिकली, लेकिन जो भी करेगा उसमें होता क्या है कि देखो ये डिस्क है, इसने हर्निएट करके इस नर्व रूट को कंप्रेस करना है, तो वो क्या करेंगे कि वो जो मेडिकेशन है वो उसके करीब ही जो कंप्रेस्ड नर्व है वहां पे मेडिकेशन इंजेक्ट की जाती है, और बेसिकली मतलब कि जो उसकी वजह से होने वाली पेन वगैरह है वो फील नहीं होती। नर्व रूट कंप्रेशन एट द लेवल ऑफ इंटरवर्टिब्रल फोरामिना, इसके अलावा एक और नर्व रूट कंप्रेशन होता है, और वो कहाँ होता है, आपके स्पाइनल स्टिनोसिस के फॉर्म में। वो बेसिकली होता क्या है, अगर ये स्पाइनल किनाल है, ठीक है, स्पाइनल किनाल के अंदर पड़ी है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल किनाल अगर किसी भी वजह
से नैरो हो रही है, तो हम कहते हैं स्पाइनल स्टेनोसिस हो रहा है। वो नैरो क्यों होगी? हो सकता है सीएसएफ का कोई डिसऑर्डर हो, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ की वजह से प्रेशर बढ़े। तो इसमें क्या होगा, ये किसी एक लेवल पे ज्यादा नहीं होती, ये यूनिफॉर्म कंप्रेशन होता है जो कि आपकी 2-3 लेवल्स पे या पूरी स्पाइनल कॉर्ड पे जा रहा होता है। तो उस स्पाइनल स्टेनोसिस की वजह से भी सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे, और इसके अंदर ज्यादा जो है वो सेंसिटिव नर्व फाइबर्स हैं, वो ज्यादा कंप्रेस होती हैं एज कम्पेयर टू मोटर फाइबर्स। लेक्चर के अंदर बेसिकली आप आज के लेक्चर के अंदर 2-3 बातें रिपीट की गई हैं कि स्पाइनल नर्व रूट्स कितनी टाइप की होती हैं, स्पाइनल नर्व रूट्स में से सेंसरी और डॉर्सल होती हैं, वो कैसे एक स्पाइनल नर्व बनाती हैं। उसके अलावा उनके कंप्रेशन को डिस्कस किया गया है कि कंप्रेशन 2 फॉर्म में हो सकता है, या तो इंटरवर्टिब्रल फोरामिना के लेवल के ऊपर, या फिर आपके स्पाइनल स्टिनोसिस की फॉर्म में। ठीक है, इंटरवर्टिब्रल फोरामिना के लेवल के ऊपर होगा तो उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो मैंने दिखाई है आपको कि वो डिफरेंट लेवल के ऊपर जो नर्व रूट इन्वॉल्व होगी, वो नर्व रूट जहां जहां ये जिस जिस फॉर्म में सप्लाई करती होगी उसका वो फंक्शन इफेक्ट होगा। ठीक है, इसी तरह आपका जो स्पाइनल स्टिनोसिस के फॉर्म में पूरी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर अगर कंप्रेशन आ रहा है तो उसकी थोड़ी और डेवलप सिम्टम्स होंगी। बेसिक लेक्चर यही था। कोई क्वेश्चन है तो बेटा करें। आप लोगों में से कोई बोला ही नहीं आज लेक्चर में? खैरियत है? सब ऑन करके चले गए कहीं? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। नगीना बेटा आपने बहुत देर से ज्वाइन किया है। मैम वो मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा था क्योंकि लाइट का आपको पता है इशू चल रहा है, बार बार लोड शेडिंग हो रही है। हम्म, चलो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, वो देख लेना, वो पढ़ लेना वहां से। ठीक है, ओके मैम। मैम मैंने आपसे एक बात करनी थी। जी जी। मैम हमारी प्रेजेंटेशंस और असाइनमेंट हमें मिलनी है। किस सब्जेक्ट की? इस सब्जेक्ट की, मैम बायोमैकेनिक्स की की? बायोमैकेनिक्स की। यस मैम। बेटा इसकी एक प्रेजेंटेशन होगी बस, इसके अलावा वो दूंगी मैं आपको। मैम वो बता दें हमें ताकि हम उसके अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर कर लें, और मिड्स कब तक हैं हमारे। बेटा मैंने आपको एकेडमिक कैलेंडर भेजा हुआ है। आप लोगों ने एकेडमिक कैलेंडर नहीं देखा? उसमें डेट्स हैं सारी के, मिड कब से हैं कब से नहीं है। 21 जून से आपके मिड्स होंगे इंशाल्लाह। ओके मैम। और मैम सिलेबस कितना होगा उसमें? बेटा जितना तब तक पढ़ा होगा, लेक्चर नंबर 12 है ना आज हमने पढ़ा है, तो मिड तक यस देखिए मैम। कितना होता है। अभी तो काफी टाइम है 21 जून में। ओके मैम, थैंक ठीक यू। है, मुझे ये बताओ प्रेजेंटेशन आपको मिड्स के बाद दूं या पहले दे दूं? क्या ख्याल है आप लोगों का? मैम आई मैम गेस बाद में दे मिड दीजिए। के बाद मिड के के बाद बाद दूं? जी जी मैम। चलो ठीक है। दानिया बेटा आपकी ऑन कैंपस क्लासेस बायोमैकेनिक्स की अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था ना, ये मतलब कि रिपीटर कोर्सेज है, और ये नॉर्मल हम वैसे ऑफर नहीं कर रहे थे, लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर किया गया है, तो इसलिए हमारे पास अभी कोई क्लासरूम नहीं है, ऑनलाइन ही चलेंगे अभी फिलहाल। लेकिन एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही रूम अरेंज हुआ मैं आप लोगों को बुला लूंगी। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं कि क्या आप लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली हैं ऑन कैंपस क्लासेस के आने के लिए? यस मैम करवा चुके हैं। दोनों डोजेस करवा ली हैं? यप। ठीक है, उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया आपने? यस चलें, मैं दैट सबमिट इज ग्रेट। करवाने रह गया। ठीक हो गया, वो सबमिट भी करवा दें, वो अपने पास डाउनलोड करके भी रखें कि अगर यूनिवर्सिटी में कहीं पे चेकिंग होती है तो आपके पास वो सर्टिफिकेट हो। ठीक है, मैम अभी ओके। फर्स्ट डोज हुई है काफी बच्चों की। महानूर दोबारा बताओ क्या कह रहे हो? मैम मैं आपसे कह रही हूँ कि फर्स्ट डोज अभी कल हुई है, सेकंड डोज अभी रहती है। अच्छा बेटा, आप लोगों को तो बहुत पहले बता दिया गया था, मेडिकल के स्टूडेंट्स ने तो काफी मतलब कि ये जो अब आजकल हो रही है ये तो पूरी कंट्री के स्टूडेंट्स की हो रही है ना, मेडिकल वालों ने तो बहुत पहले करवा ली थी, तो आप लोगों ने पहले क्यों नहीं करवाई? मैम एक्चुअली हम घर थे तो हमें इस चीज का पहले इतना पता नहीं था, और जहाँ पे हम हम्म थे वहाँ पे बहुत दूर हम्म, थे सेंटर्स। तो अभी हम आए हैं हॉस्टल्स, तो फिर हमने एक्सपो गए थे तो अच्छा फिर वहाँ पता चला कि हो रहा है। ठीक है, उनसे करो। ठीक हो गया। चलो आप सेकंड डोज भी करवा लें, 1 महीना ही है, हमारी अभी ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी, लेकिन ऑन कैंपस में जैसे ही रूम अरेंज होगा मैं आप लोगों को बता दूंगी, और फिर जिसकी होगी होगी वैक्सीनेशन वो आ सकता है। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास रूम ही नहीं है, मसला ये है। चले, लेक्चर एंड करूं या कोई और क्वेश्चन है आप लोगों का अभी?
मैम एकेडमिक कैलेंडर किस सेक्शन में पढ़ा हुआ है एलएमएस पे? मैं देख के बताती हूँ एकेडमिक कैलेंडर कहाँ पड़ा हुआ है। अगर वहां नहीं पड़ा हुआ तो मैं आप लोगों को दोबारा भेज देती हूँ, ठीक है? लेकिन मुझे अभी याद नहीं ओके है कि मैम। कहाँ अपलोड किया हुआ है, लेकिन किया हुआ है उसके ऊपर। चले, ठीक है, मैं लेक्चर एंड करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।